चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, इसे कौन लिख दिया है बेटा से? लिखते हो तो इसे मिटा दिया करो। शिवम लिखा है। आज के इस ऐतिहासिक क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास, आप सभी को पता है कि हम लोग इसका बैकग्राउंड को देख चुके हैं। कैसे भारत पर अरब आक्रमण करने आता है, क्यों आक्रमण करने आता है, कौन कौन आता है और कब से कब तक आता है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। बट एक झलक हम लोग देखते हुए बढ़ते हैं और सिर्फ आशिक की तरह हम लोग छलांग मारेंगे और डायरेक्ट हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए सबसे पहले मैं बात करूं तो मध्यकालीन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास के पूरे विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं? नहीं, भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसे मैं बता दूं कि कब से कब तक और किस कैटेगरी में बांटा गया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास मैं इसे दो कैटेगरी में बांटता हूं, क्योंकि पढ़ने के पर्पज से भी और इस तरीके से परिवर्तन होते भी है, उस हिसाब से हम लोग बांटेंगे और पढ़ने में हमें बहुत ही सुविधा हो। मध्यकालीन भारत का इतिहास इसे मैं दो कैटेगरी में बांटता हूँ। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। एक जो होता है, एक जो इतिहास है 712 ईस्वी से, उससे मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है। कितने ईस्वी से? 712 ईस्वी से माना जाता है। और 712 ईस्वी से जस्ट पहले का जो हिस्ट्री है उससे प्राचीन भारत के इतिहास के रूप में जाना जाता है। 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक के जो इतिहास है उसको प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। और 712 से 1757 तक का जो काल है उसे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में जानते हैं। इसे मैं दो कैटेगरी में बांटता हूँ, 712 ईस्वी से लेकर के 1192 1192 ईस्वी, ये इसे मैं बोलता हूँ पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखो समझना इसे, 712 ईस्वी से तो स्टार्ट होती है मध्यकालीन भारत। इसको मैं दो कैटेगरी में बांटता हूँ पढ़ने के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमें सुविधा हो। एक पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक, और 1192 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक क्या माना जाता है? उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसे समझ गए। अब अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे इंपोर्टेंट ये नहीं है, इंपोर्टेंट हमारा यहाँ से होता है, बट इसको जानने से पहले यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभार आ जाया करते हैं, तो हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है। और इसे अच्छे तरीके से जानने के लिए पहले इसे जानना होगा, इसे जानने के लिए पहले इसे जाना जरूरी है। चलिए हम लोग 712 ईस्वी पे चलते हैं। आप लोग कहिएगा मुझसे एक सवाल आप लोग अभी तक नहीं किए हैं, तो मैं ही कर देता हूँ और मैं ही इसका आंसर भी दे दूंगा। आप लोगों ने हमसे नहीं पूछा कि 712 ईस्वी से ही मध्यकालीन भारत का इतिहास क्यों शुरू होता है? ये एक सवाल अपने आप में खड़ा करता है कि नहीं? 500 ईस्वी से क्यों नहीं खड़ा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हुआ? 200 ईस्वी से क्यों नहीं शुरू हुआ? ईसा पूर्व से क्यों नहीं शुरू हुआ? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 712 ईस्वी में भारत का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि अरब आक्रमण। देखिए अरब भारत पर आक्रमण करने के व्यू से 700 ईसा पूर्व से पहले भी आते थे, 700 ईस्वी से पहले भी आते थे, 5वीं 6वीं शताब्दी में भी आया करते थे अरब भारत पर आक्रमण करने, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाते थे। क्या नहीं हो पाते थे? सफल नहीं हो पाते थे। लेकिन 20 जून 712 ईस्वी को एक अरब आते हैं, पहला अरबी शासक होते हैं, मुस्लिम शासक, जिनका नाम होता है मुहम्मद बिन कासिम, और वो भारत पर 20 जून 712 ईस्वी को ही सिंध प्रांत के राजा रहते हैं दाहिर, ब्राह्मण वंशी रहते हैं। उस दाहिर को हरा करके वो भारत में प्रवेश करते हैं, भारत पर आक्रमण उसी दिन से करते हैं। इसीलिए 712, क्योंकि उसके बाद से भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन काफी तेज से होता है और इसी समय से शुरुआत हो जाता है। क्योंकि इससे पहले यूनान भी भारत आए हुए रहते हैं। यूनान, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं, यूनान भी भारत आते हैं, लेकिन वो लोग अपना ऑन कल्चर नहीं लेकर के आते, खुद का कल्चर लेकर नहीं आते। यहाँ आते ही भारत के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। बट ये लोग आते हैं तो इनका पर्पस होता है, मध्य भारत के इतिहास में जब अरब और तुर्क आते थे, मैं बताऊंगा कि तुर्क कौन थे। तो अरब और तुर्क जो आते थे 700 ईस्वी के बाद से जो आना शुरू किए, इन लोग का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था। स्टार्टिंग में मोहम्मद बिन कासिम आए,
या महमूद गजनबी आए, इन लोग का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भारत में जाए, भारत 6वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी से ही माना जाए तो वैसे भारत हमेशा से प्राचीनों काल से भारत एक समृद्ध संपन्न और खुशहाल देश था। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से भारत में हर एक चीज़ें उपलब्ध थी और भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो वो लोग भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं आते थे। जो भी तो अरबी और तुर्की शासक आया करते थे, तो भारत में साम्राज्य विस्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते थे। उन लोग का मकसद ये होता था कि हम भारत में जाए, कुछ दिन आक्रमण करें और वहाँ से महंगा महंगा वस्तु, वहाँ की धन संपत्ति लेकर के लूटपाट करके, ठीक है, और अपने साम्राज्य में फिर से वापस लौट जाए और अपने साम्राज्य को संपन्न समृद्ध और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सके। उन लोग का एक मकसद हुआ करता था। जिसे किसी दूसरे चोर क्या करता है, दूसरे का घर फोड़ करके और अपने घर को समृद्ध करने में लगा रहता है। सेम ये लोग था, रोबर था, बर्बर था, क्योंकि इस्लाम धर्म से ये लोग जुड़े हुए थे। और दूसरा ये लोग का एक और पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना, पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। पहला इन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ भारत से धन अर्जन करके, लूटपाट करके ले आकर के, और मध्य एशिया में जहाँ पे गजनी उन लोग का राजधानी हुआ करता था, वर्तमान अफगानिस्तान है, वहाँ पे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना इन लोग का एक पहला मकसद हुआ करता था। दूसरा मकसद कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का प्रसार करना इन लोग का था। इसी कार्यक्रम में क्या होता है कि 712 ईस्वी में भारत पर ये लोग आक्रमण करते हैं और भारत में इसी समय से माना जाता है कि भारत की जो सामाजिक दशा है, आर्थिक दशा है, राजनैतिक दशा है, ये सब चेंज होना, परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और इसे मध्यकालीन भारत का इतिहास नाम दिया जाता है। समझ में आया कि 712 ईस्वी से क्यों शुरू हुआ? एकदम बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। तो 712 ईस्वी 20 जून, मैं बता दूं, 20 जून 712 ईस्वी को महमूद क्या था, महमूद बिन कासिम जो कि पहला अरब शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब शासक कौन था? महमूद बिन कासिम। ये 20 जून 712 ईस्वी को भारत में जो सिंध, भारत उस समय पाकिस्तान, भारत जब मैं बोलूं, जब हम लोग मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और मैं भारत का नाम लूं तो तुम लोग समझना कि पाकिस्तान भी भारत ही है, अफगानिस्तान का भी कुछ इलाका भारत ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो और पंजाब के बीच में पड़ता है, सिंध का इलाका पड़ता था। उसी सिंध के उस समय राजा हुआ करते थे ब्राह्मण वंशी दाहिर। कौन? दाहिर, राजा दाहिर। इनको हरा करके, पराजित करके और भारत में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं इसी रास्ते होकर के, ठीक है। और ये कहाँ पे लड़ाई होता है? रावर नाम का एक जगह है, ठीक है। रावर नाम का पंजाब प्रांत नहीं पड़ता था, रावर नाम का एक छोटा सा जगह था, वहीं पे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। किनके बीच में? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में। चलिए अब आप अगले हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़े तो आप हमसे पूछिएगा कि इतने सारे शासक आए तो विजय नहीं हुए, और ये मोहम्मद बिन कासिम ही क्यों विजय हुए, पूछोगे ना। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम को एक बहाना चाहिए था, कोई एक पॉइंट चाहिए था कि भारत पर आक्रमण करे तो क्यों करे। हाँ, तो उनका कहना यह था कि 6वीं या 5वीं शताब्दी की बात, ये डेट इसका तय नहीं, अभी किसी इतिहासकार ने नहीं वर्णित किया है, मैं बता देता हूँ। तो क्या था कि एक अरबी व्यापारी का जहाज गुजर रहा था भारत पंजाब के रास्ते, पंजाब से, ठीक है। और उस जहाज को भारत के कुछ लोग उस जहाज को घेर लेते हैं, लूटपाट करते हैं और उस पर बर्बरता या क्रूरता जो कहें उस तरीके से उसके स्त्रियों पे और वहाँ के लोगों पे, अरबी लोगों पे के साथ अत्याचार करते हैं। कौन? भारतीय लोग। तो वही उसी का प्रतिशोध का बदला लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, ठीक है। क्या था? एक अरबी व्यापार का जहाज था जिसे भारतीय लोगों ने लूटपाट कर दिया था और उस पर क्या कर दिया था, उस पर महिलाओं के साथ, लोगों के साथ क्रूरता, बर्बरता से व्यवहार किया था, जिससे आक्रोशित होकर के मोहम्मद बिन कासिम ने ये प्रण किया था कि मुझे भारत पर आक्रमण करना है, इसमें भारत को अपने अंडर में करना है, ये माना जाता है, ठीक है। वो करता है। देन उसके बाद ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम पहले सोचते हैं कि मुझे
भारत पर आक्रमण करने से पहले वहाँ के कुछ शासक, कुछ महत्वपूर्ण राजाओं को अपने वश में करना होगा। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ भारत के ही जो इस प्रांत के लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उनको क्या करते थे कि प्रलोभित करते थे, लालच दिया करते थे कि आप मेरा साथ दीजिए, यहाँ के जो वर्तमान शासक हैं उनको पराजित करने में मेरा साथ दीजिए, और मैं यहाँ जब जीत जाऊंगा और उसको पराजित कर देंगे तो आपको इसका शासन और इसका सत्ता जो आपको सौंप देंगे। इसी बीच में क्या करते हैं कि आते हैं भारत की ओर, और देवल बंदरगाह, एक बंदरगाह होता है देवल बंदरगाह, पंजाब प्रांत में पड़ता था, वर्तमान में कराची में पड़ता है, ये वर्तमान में कराची पाकिस्तान में। देवल के एक सूबेदार थे। कौन थे? देवल के एक सूबेदार थे जिनका नाम था ज्ञान बुद्ध। क्या नाम था? देवल के एक सूबेदार थे ज्ञान बुद्ध। उनको सत्ता का लालच देकर के अपने वश में कर देते हैं, सत्ता का लालच देकर के अपने वश में करते हैं ज्ञान बुद्ध को। और इनको जब देवल के सूबेदार ही को अपने वश में कर दिए तो देवल पे आक्रमण करना इनके लिए सामान्य बात हो गई और आसान हो गया, उतना कठिन नहीं रहा, क्योंकि वहाँ के सूबेदार को ही अपने वश में कर दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे प्रथम पहली बार क्या करते हैं, देवल बंदरगाह, उस समय सिंध प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्या नाम था उसका? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह पर क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं और देवल बंदरगाह को अपने वश में करते हैं। पहले क्या करते हैं, देवल बंदरगाह को अपने वश में करते हैं, ठीक है, इस पे आक्रमण करते हैं। हाँ, और इसी के रास्ते आते हैं, देवल बंदरगाह के रास्ते। दूसरा इनका तीसरा क्या रहता है, इनका जो रणनीति रहता है, पूर्व से इससे पहले जो भी शासक आए रहते हैं उन सेनापतियों से बिल्कुल भिन्न रहता है, अलग रहता है। वो देख लिए रहते हैं कि कैसे कैसे पिछले जो अरब शासक और सेनापति आए किस तरीके से रणनीति बनाकर भारत पर आए और वो सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने उनसे विपरीत रणनीति बनाई। उन्होंने थल और जल दोनों सेनाओं का प्रयोग किया, थल और जल दोनों सेनाओं का प्रयोग किया। और तीसरा उन्होंने रणनीति एक और बनाई कूटनीति तरीके से। और इन्होंने पहले क्या किया कि वहाँ की जहाँ पे आक्रमण करना है, पहले वहाँ के वर्चस्वकालीन जो संप्रभु लोग थे उनको अपने वश में करना शुरू कर दिया ताकि आक्रमण करना आसान हो। देन उसके बाद ये आते हैं देवल बंदरगाह पर, इसी क्रम में आक्रमण करते हैं। इसी के रास्ते आते हैं रावर नामक एक जगह है। क्या नाम है? रावर। इसी रावर पर क्या होता है कि उस समय सिंध के शासक होते थे ब्राह्मण वंशी ताहिर, उनके बीच में लड़ाई करते हैं और उनको पराजित करके भारत में प्रवेश करते हैं। तो इनके बारे में मुझे इतना आप जानना नहीं है। इसके बाद जब ये आते हैं, इनके बाद क्या होता है, इसी बीच में क्या होता है कि महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन जो होते थे, सुबुक्तगीन जो थे पहले गजनी के शासक थे सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन जो थे अल्पतगीन के दामाद थे, बट उनको उतना जाना नहीं, एक बार मैं बता देता हूँ। और उसी सुबुक्तगीन के बेटा थे, ये क्या नाम था? महमूद गजनवी। अपने पिता के मृत्यु के बाद ये गजनी का शासक बनते हैं 996 ईस्वी में। 996 ईस्वी में क्या बनते हैं? गजनी का शासक बनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये भारत पर आते हैं कि क्या करने के लिए, भारत में इसी तरीके से लूटपाट करने के व्यू से आते हैं ताकि गजनी को एक विस्तार साम्राज्य और इस पर इन्वेस्ट करके भारत से लूटपाट करके ले जाओ, गजनी में इसे इन्वेस्ट करे और बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार करे। तो इसी क्रम में वो 1001 ईस्वी में कब आते हैं? 1001 ईस्वी में आते हैं। 1001 ईस्वी में भारत पर प्रवेश करते हैं, भारत में। और भारत में आते हैं तो वहिंद की लड़ाई लड़ते हैं, वहिंद में, ठीक है, हिंद शाही वंश के शासक रहते हैं, ठीक है, जयपाल। क्या नाम रहता है उसका? जयपाल से इनकी भिड़ंत होती है 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में ये आते हैं और भारत में वहिंद की प्रथम लड़ाई जो होता है ये इन्हीं के बीच में होता है, महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में ये लड़ाई होती है 1001 ईस्वी का। और ये जयपाल को आसानी से पराजित कर देते हैं, मोहम्मद गजनवी, हाँ, जयपाल को पराजित कर देते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद इसी क्रम में बहुत बार 1001 के बाद बहुत सारे ऐसे जगह पर आक्रमण करते हैं। और 1008 ईस्वी में पुनः वहिंद की दूसरी लड़ाई होती है। वहिंद की पहली लड़ाई हो गई, वहिंद की दूसरी लड़ाई इसी वंश के शासक थे और हिंदुशाही वंश के शासक ही थे आनंदपाल। मोहम्मद गजनवी और एक जय सिंह के साथ लड़ाई जब प्रथम युद्ध हुआ, हाँ। इसमें हार किसका हुआ? जयपाल के बीच में होता नहीं बताया कि जयपाल को पराजित कर देता है, जयपाल को हाँ,
और ये मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता है 17 बार माना जाता है कि पूरे मिला करके 17 बार आक्रमण किए थे और लगभग 17 बार विजय ही हुए, हारे नहीं थे। तो ये जयपाल को हराते हैं। फिर 1008 ईस्वी में बहिंद की दूसरी लड़ाई होती है। जैसे त्राइन की प्रथम और दूसरी लड़ाई होती है, बहिंद की प्रथम और दूसरी लड़ाई। बहिंद की दूसरी लड़ाई 1008 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1008 ईस्वी में होता है। और ये हिंदू शाही वंश के शासक दूसरे रहते हैं, उसका नाम है आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच बहिंद की दूसरी लड़ाई 1008 ईस्वी में होता है। और इसमें पुनः महमूद गजनवी पराजित कर देते हैं हिंदू शाही वंश के शासक आनंदपाल को और फिर से उस पर कब्जा कर लेते हैं। देन उसके बाद कालक्रम ऐसे बढ़ता चलता है और 1025 ईस्वी में फिर से ये आक्रमण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण उनका माना जाता है। कब? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं और इसके बीच में बहुत सारे आक्रमण किए। लास्ट इनकी जो सबसे लास्ट बार जो 17वीं बार माना जाता है जो आक्रमण किए थे भारत में पंजाब के निकट था एक भेरा का दुर्ग, ठीक है, उसी दुर्ग पे भेर का दुर्ग जो था उसी पे लास्ट बार आक्रमण किए थे, ठीक है। कौन? महमूद गजनवी। और इस तरीके से इनका पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो 17 बार आक्रमण किए थे। और सबसे बड़ा जो चर्चित रहा सोमनाथ का मंदिर, ठीक है। उसका बहिंद की प्रथम और दूसरी लड़ाई को देखना है। और इससे ज़्यादा मुझे मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज जानने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद मैं बता दूं आपको, हो गया वर्दी मिल जाएगी इतने पे वर्दी नहीं मिलेगा। इससे मैं बता दूं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से या बैकग्राउंड तैयार करने के लिए मुझे जो लगा कि बताना जरूरी है। देन इसके बाद मैं बताऊं आपको, अभी हम आ ही रहे हैं पृथ्वीराज चौहान पे, अभी आ ही रहे हैं। चलो उसकी इसी क्रम में क्या होता है, ये दोनों तो लड़ाई मोहम्मद गजनवी और ये क्या है मोहम्मद बिन कासिम, ये दोनों क्या करते हैं? भारत पर आक्रमण करते हैं। इनका मकसद भारत का साम्राज्य विस्तार बंद नहीं करना है, अभी तुमको अभी पढ़ना पड़ेगा। चलो भारत पर आक्रमण कर, देखो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। देखिए अभी तक के शासन काल में 11वीं शताब्दी तक क्या होता है, 1100 ईस्वी तक के जो काल था, इसमें जो भी अरब किससे जो भी आते थे आक्रमणकारी, वो लोग का मकसद ये नहीं होता था कि भारत में साम्राज्य विस्तार करें। इन लोग का मकसद होता था कि यहाँ से सब कुछ लूटपाट कर दिया जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार करें। देन इसी क्रम में आते हैं एक तुर्क, अरब तो हो गया, तुर्क पूछेगा तुर्क कौन था? ये चीन का दक्षिणी चीन के पास में बसने वाला एक बर्बर और असभ्य जनजाति था, ठीक है। कौन था? बर्बर और असभ्य जनजाति थे तुर्क, ठीक। असभ्य मतलब कि वो कोई भी इन लोग का, और बहुत ही बर्बर बहुत ही कसाई हुआ करते थे। और इन लोग का मकसद हुआ करता था इस्लाम धर्म का प्रसार करना। क्या? इस्लाम धर्म का प्रसार। चलो तो तुर्क इसी बीच में एक तुर्क आता है, कबीले वंश से भर करके आते हैं, उनका नाम होता है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी को जाना ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हो जाता है इन दोनों की तुलना में। महमूद गौरी क्या करते हैं, जब भारत पर सबसे पहले 1175 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। कब? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत पर आते हैं और आक्रमण करते हैं। चलो हो गया, शांत रहना आप। अब होगा इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, ठीक है, इसके बाद हम नहीं पहुंच पाएंगे। चलो 1175 ईस्वी में भारत पर कब्जा करते हैं। 1178 भी माना जाता है, लेकिन 1175 ईस्वी में भारत में प्रवेश कर गए होते हैं। ये जब आते हैं तो ये मुल्तान पर, जो सिंध प्रांत का एक मुल्तान जगह है, वहाँ पर भी कब्जा करते हैं, वो भारत में प्रवेश करते हैं। जब भारत में इनका मकसद जो होता है, अभी तक जो आए हुए आक्रमणकारी थे उनसे भिन्न होता है। जो अरब आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी, उनसे भिन्न होता है इनका। ये पहले ऐसे तुर्की के शासक थे जिनका एक मकसद था लूटपाट के साथ साथ भारत में साम्राज्य विस्तार करने का। क्या? साम्राज्य विस्तार के महत्वाकांक्षी के कारण ही जब ये भारत में धीरे धीरे सिंध प्रांत से आते हैं, और जैसे ही भारत में धीरे धीरे उत्तर भारत से आते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली और अजमेर, राजस्थान का जो अजमेर है उस पास में आते हैं, तो इनका महत्वाकांक्षा सबसे पहला इनका पहला प्रायोरिटी रहता है कि भारत में आक्रमण करना और इस्लाम धर्म का काफ़ी तेजी से प्रसार करना। तो इनका क्या होता है कि उस समय भारत में क्या था कि अब तुम लोग पूछे हुए कि इतना आसान कैसे था कि कोई भी भारत में आकर के आक्रमण करके चला जाता था। भारत इतना कायर था क्या, इतना संपन्न? उन्हें आप हमको बताया है कि भारत इतने संपन्न था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और लोग कहता है कि पैसा ही सब कुछ है।
तो क्या ये पॉसिबल, ये सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है? जब हम लोग पूरे भारत के इतिहास को, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे तो ये जो भी मिथ्य अभी बनी हुई है आधुनिक भारत में, ये सब कुछ आप टूट फूट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। पैसा ही सब कुछ नहीं, अगर पैसा ही सब कुछ रहता तो भारत इस पूरे विश्व में, भारत ही एक ऐसा जगह था, अखंड भारत था उस समय, जो भारत के पास हर एक चीज उपलब्ध था। फिर भी भारत पे कोई आकर के आसानी से, एक तुर्की, एक अरबी शासक कोई आकर के आक्रमण करके चला जाता था। तो इसका कारण था कि आपसी मतभेद होना। भारत में कोई सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था। क्या था कि इसलिए जरूरी होता है कि घर में भी, एक परिवार में एक मुखिया का होना जरूरी होता है। अगर घर में 5 आदमी है, 500 फैमिली में 500 अपना अपना मलिकौत जमाना शुरू कर दे तो उस घर का विखंडन होना, घर का विनाश होना तय हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहता है कि घर में एक मुखिया का होना जरूरी होता है, और हर एक घर में ही नहीं, हर एक जगह पर मुखिया का या एक प्रधान का होना जरूरी होता है। इसलिए भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। देखिए, तो इस समय क्या था कि मध्यकालीन भारत, जब उस समय का समय में भारत में, उससे पहले प्राचीन भारत अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं जो भी महाजनपद पढ़ते हैं तो 16 को महाजनपद था। उसमें भी एक सत्ता के केंद्रीकरण माना जाता था कि मगध, वहाँ पे 16 महाजनपद में मगध काफी महत्वपूर्ण था और मगध शक्तिशाली भी था। उनका बात पूरे महाजनपदों का मानना पड़ता था। इस समय किसी दूसरे को आक्रमण करना बहुत ही कठिन था, लेकिन इस बीच कठिन बहुत ही आसान था, कोई भी आक्रमण कर देता था। इसका पहला मुख्य कारण था कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण का मतलब एक केंद्रीकृत शासक नहीं था, कोई एक महत्वपूर्ण और कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही बड़े शक्तिशाली शासक नहीं थे। अलग अलग क्षेत्रों में भारत का प्रांत जो था बटा हुआ था, और अलग अलग क्षेत्रों के शासक खुद को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए स्वयं को एक, अपने आप को संप्रभु घोषित करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से उन सभी में, भारत के अलग अलग क्षेत्र के प्रांत के शासक में ही आपस में टकराव उत्पन्न होता था। आपस में क्या होता था? टकराव होते रहता था। और जब आपसी एकता ही नहीं है, एकजुटता ही नहीं है, तो क्या घर फूटे घबार जुटे वाला उपाय तो होना ही। तो इस बीच में क्या करता था, इसी का फायदे उठा करके क्या करता है, अरबी और तुर्की भारत पर आसानी से आक्रमण कर देते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण और आपसी मतभेद होने के कारण भारत के किसी भी प्रांत में आकर के वो लोग आक्रमण करते थे। लेकिन उस बीच में क्या था, उस समय अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र को मिलाया जाए तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शासक एक हुआ करते थे राजपूत वंश के, चौहान वंश माना जाता है। चौहान वंश पहले क्या आता था, अब चौहान वंश कहा जाता है, जो कि राजपूत वंश से थे। उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। वो पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज तृतीय उस समय काफी चर्चित और काफी शक्तिशाली शासक माने जाते थे उस समय के। उनका सामना किनसे होता है? तुर्की के शासक मोहम्मद गौरी से होता है। किनसे होता है? मोहम्मद गौरी से, क्योंकि वो साम्राज्य विस्तार के महत्वाकांक्षा से आए रहते हैं और भारत में धीरे धीरे आक्रमण करते हुए दिल्ली की ओर आते हैं। तो इनका सामना किनसे होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से होता है, जो राजपूत वंश। देखिए तो क्या होता है उस समय, पृथ्वीराज चौहान को बताता हूं मैं, और इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में जो लड़ाई होती है वो उसे तराइन का प्रथम युद्ध माना जाता है। 1191 ईस्वी में क्या होता है? 1191 ईस्वी में हरियाणा में, कहाँ पे? हरियाणा क्या थी? हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट और थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है, हरियाणा के करनाल और थानेश्वर के बीच में यह तराइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय बहुत पूरे जितने भी उस आसपास के राजपूत राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा की बात करें, शक्तिशाली राजपूत वंश के राजा की बात की जाए तो उसमें क्या बनाते थे? जयचंद द्वितीय आते थे, जो बहुत ही खास या दोस्त होते थे इनके पृथ्वीराज चौहान के। तो इस समय काफी अच्छा खासा कूटनीतिक इनका रणनीति था। किनका? पृथ्वीराज चौहान का। पूरे राजपूत वंश का इनके ऊपर, राजपूत वंश का इनका आधिपत्य था। राजपूत वंश इसको मानते भी थे और उनका सहयोग भी था और समर्थन प्राप्त था, जिसकी वजह से ये मोहम्मद गौरी का हराने में इन्हें उतना कठिनाई नहीं होती है। और जब 1191 की लड़ाई लड़ी जा रही होती है तो उसी बीच में मोहम्मद गौरी मैदान युद्ध क्षेत्र में ही घायल हो जाते हैं। लड़ाई के कालक्रम में ही क्या होते हैं? मोहम्मद गौरी घायल हो जाते हैं, और जैसे ही वो घायल होते हैं अपनी प्राण को बचाने के लिए, क्योंकि उनका पहला प्रायोरिटी रहता है भारत पे किसी तरीके से आक्रमण करना, तो वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं, अपने पूरे सैनिक बल के साथ भाग खड़े होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान, ऐसा माना जाता है कि वो अपने राजपूत वंश का और राजपूत होने का वो अपना फर्ज अदा करते उन्होंने भागते हुए
सैनिकों का पीछा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो पीछा नहीं करते हैं। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो अपने राजपूत और अपने धर्म को निभाए, कि कायरता को, कायर जब कोई झुक जाए तो उस पर हथियार चलाना नहीं चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन दूसरे तरीके से कुछ इतिहासकार कटाक्ष करके बोलते हैं कि उनकी बहुत ही बड़ी भूल थी और उन्होंने पीछा नहीं किया। इस सारे बैकग्राउंड को मैं बताऊं तो ये माना जाता है कि उनको पीछा नहीं करना, उनको छोड़ देना पृथ्वीराज चौहान को महंगा पड़ता है। उसके बाद और सारे क्या क्या फैक्टर थे जो इन्हीं के बीच में फिर से दोबारा द्वितीय तराइन की युद्ध होती है और इससे पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। देखो हम आगे बात करते हैं। जब ये चला जाता है तो पृथ्वीराज चौहान अपने गृहस्थ जीवन में वापस आ जाता है, अपने गृहस्थ जीवन अपने काम में लग जाते हैं। उसको ये पृथ्वीराज चौहान को थोड़ा भी भय नहीं होता है कि शायद जिनको मैंने घायल करके भेजा है, ठीक है, वो दोबारा पुनः भारत का आक्रमण करने से आएगा। उनको लगा कि जिस तरीके से कायरता की तरह इन्होंने भागा है अपने सैनिक बल के साथ, अब दोबारा इनका हिम्मत ही नहीं होगा। ये काफ़ी अपने आप को गर्व महसूस करते थे, जिसकी वजह से क्या इनको परिणाम आगे चल के बताता हूँ बहुत ही बुरा होता है। क्या होता है कि ये तो अपने गृहस्थ जीवन में लग जाते हैं और उधर मोहम्मद गौरी अपने प्रतिशोध का, अपने इस हार का बदला लेने के लिए थोड़ा सा उबाल उनके अंदर आता है और वो क्या कर लेते हैं, रणनीति अपना बनाना तय कर देते हैं। और ये क्या करते हैं कि उस बीच में भारत में आपको एक रणनीति बनाते हैं कि जब तक मैं वहाँ के कुछ ऐसे शासकों को लालच देकर के अपने पक्ष में नहीं करूँगा तो इस युद्ध को जीतना मेरे लिए कठिन होगा और फिर मैं पुनः पराजित होकर के वापस चलाऊंगा और मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा, मेरा जो लक्ष्य है मैं उसे पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो छोटी छोटी बातों को लक्ष्य को साबित करने में याद रखा जाता है। तो क्या होता है, हाँ मैं बताता हूँ, ये लास्ट पड़ाव है। तो ये क्या होता है कि इसी बीच में गलती क्या होती है, कुछ ऐसी गलतियां होती है। त्रैन के द्वितीय युद्ध हारने से पहले मैं बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, अपने खास मित्र जो होता है जयचंद द्वितीय, उसकी एक बहन संयोगिता से उसका लव अफेयर्स का मामला चल रहा होता है और उसे क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। हाँ, शादी कर देते हैं लव अफेयर्स का मामला में। और इससे क्या होता है कि दोनों बीच में मित्रता भंग हो जाता है। क्या होता है, जयचंद द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो मित्रता है वो भंग हो जाती है और दोनों के बीच में एक दुश्मनी हो जाता है। दोनों के बीच में दुश्मनी का दरार फटने लगता है और क्या करते हैं, जयचंद द्वितीय इनके विरोध में आकर के, इनके अगेंस्ट में आकर के और क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी से मिल जाता है और मोहम्मद गौरी का समर्थन करने लगते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे राजा और बहुत सारे ऐसे राजपूत उस समय बहुत ही संप्रभु राजपूत हुआ करते थे, बड़े बड़े। वो लोग क्या करते हैं, क्या मोहम्मद गौरी उनके पक्ष में चला गया, मोहम्मद गौरी के पक्ष में चला गया। मोहम्मद गौरी लालच देते थे कि मैं पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आपको ये सत्ता सौंप पर चला जाऊंगा। है, ये बात समझ में आ रहा है। इसी बीच में क्या होता है, ये सबसे गलतियां करते हैं। वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की बजाय गृहस्थ जीवन में लग जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो 1192 में फिर पुनः आता है अटैक करने के लिए मोहम्मद गौरी। उस बीच में क्या होता है कि इसके पास न राजपूत जो वंश हुआ करते थे, राजपूत का न सहयोग था। पृथ्वीराज चौहान को राजपूत का सहयोग जैसे प्रथम लड़ाई में 1191 ईस्वी में था, वैसा न सहयोग था। और इनके जो खास मित्र जो थे, शक्तिशाली मित्र, वो उनके विरोधी हो चुके थे। जब अपने घर फुटे गंवार टूटे वाला हाल था, ठीक है, तो क्या आसान हो जाता है मोहम्मद गौरी को युद्ध में लड़ना। और युद्ध लड़ते हैं और 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है यह पानीपत में होता है। कहाँ पे होता है, पानीपत में होता है। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है पानीपत। और इस पानीपत और सोनीपत जानते होंगे, पानीपत के बीच में पानीपत में होता है। और इस बैटल में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी विजय हो जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। और ये पूरे इस जो भारत की प्रमुख युद्ध है, उस युद्ध में एक महत्व और एकांकी युद्ध का वर्णन में उनको शामिल किया जाता है। त्रैन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, ठीक है। क्यों होता है, तो सत्ता का जो महत्वाकांक्षा रखे हुए, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रहता है मोहम्मद गौरी का, इसी कारण होता है। हारने का वजह पता चल जाता है। हारने का एक और वजह होता है कि ये अपने सकुशल सैनिक को घोड़े के साथ आते हैं लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी, और ये अपनी शक्ति को अपने घमंड में चूर होकर के ये क्या पृथ्वीराज चौहान हाथी पर बैठकर लड़ने के लिए जाते हैं। हाथी के साथ हाथी का प्रयोग करते हैं। हार का एक अहम कारण ये भी माना जाता है। तो इनकी हार के बाद ही भारत में तुर्क का, इस्लाम धर्म का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। क्या होता है, इस्लाम धर्म का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बैठो अभी।
इस्लाम धर्म का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या होता है? इस्लाम धर्म भारत में प्रवेश कर जाता है और इसी बीच से माना जाता है कि इस्लाम का प्रसार जोरों से शुरू हो जाता है। मोहम्मद गौरी क्या होता है? ये पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। मोहम्मद गौरी से हराने के बाद सकुशल अब क्या करते हैं? मोहम्मद गौरी के साथ क्या होता है कि उसका एक गुलाम होता है। उसके गुलाम बहुत सारे गुलाम थे, इसमें यल्दौज, कुम्बासा और एक और थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी इनके साथ रहते हैं। इनके क्या गुलाम होते हैं, इनके दास हुआ करते थे, इन लोगों को रखते थे। तो इसमें सबसे सकुशल जो था और सबसे जो इस युद्ध तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध में इनका साथ देने वाले और सबसे ज़्यादा इसमें साहस जुटाने वाले और इसमें सबसे अगर माना जाए सकुशल तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इनका गुलाम ये था। तो इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सेनापति बना देते हैं और ये पुनः वापस चले आते, क्योंकि इनका मकसद ये नहीं था कि मुझे यहाँ पे जीत करके यहीं पर रह जाना। इसका मकसद था मोहम्मद गौरी का मकसद था कि मैं एक एक करके जीतूं और पूरे साम्राज्य को विस्तार करूं। तो इस मकसद से, साम्राज्य विस्तार के मकसद से ये पुनः वापिस जाते हैं पंजाब के बीच में गजनी नाम, और गजनी का शासक पुनः बन जाते हैं और ये मानते हैं कि पंजाब भी मेरा ही इलाका है। ठीक है, इधर देखो, आगे चलते हैं, इधर आओ, चलो आओ इधर। मोहम्मद गौरी क्या करते हैं? इस बीच में आते हैं, वो चले जाते हैं। फिर मोहम्मद गौरी लास्ट बार आक्रमण करते। भारत में क्या होता है, पंजाब में एक खोखर जनजाति था। क्या था? खोखर जनजाति का काफी उग्र विद्रोह चल रहा था, बहुत ही घातक विद्रोह था। उसी विद्रोह को कुचलने के लिए, दबाने के लिए मोहम्मद गौरी फिर से भारत पर, वहाँ पे पंजाब क्षेत्र पे आक्रमण करता है। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब क्षेत्र पे आक्रमण करता है और उस समय क्या करता है, खोखर जनजाति का विद्रोह को दबाते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि वो पश्चिमी पाकिस्तान का एक जगह रहता है। ठीक है, समया के ऐसे करके कुछ जगह का नाम है पश्चिम पाकिस्तान का, और सिंध नदी के तट पर, वो सिंध नदी था, सिंध के तट पर वो बैठ करके नवाज अदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नवाज अदा कर रहे थे। इसी बीच इनको मार दिया जाता है। नवाज अदा करते वक्त क्या किया जाता है? मार दिया जाता है इसको। और इसी समय मोहम्मद गौरी का क्या होता है? काम तमाम भारत में आता है। ठीक है, नवाज अदा करते वक्त इनकी मृत्यु है। ठीक है, नवाज पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इधर आगे चलो। जब मोहम्मद गौरी मरने से पहले क्या करता है कि जो अपना सत्ता जो था वो अपने गुलाम को सौंप दिया। मोहम्मद गौरी का कोई वंश नहीं था, कोई बेटा उटा नहीं था, कोई भी वंश नहीं था। तो ये क्या करते हैं, अपने शासक, जो इसका महत्वपूर्ण शासक होता है, उसको सत्ता का सिंहासन सौंप दिया होता है। इसी बीच में क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, 1206 ईस्वी में क्या होता है कि इनका तीन गो गुलाम था। एक था यल्दौज, कौन था? यल्दौज। एक कुम्बासा, क्या था? कुम्बासा। और तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तीनों अपने आप, तीनों मिल करके क्या करता है कि अलग अलग अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देते हैं। जैसे कि पिता के मरने के बाद भाई में कैसे बंटवारा हो जाता है, इसी तरीके से ये तीनों गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम बना, जानेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे से जानेंगे। कहाँ जन्म हुआ था, कैसे कैसे आना हुआ भारत में, सब बताएंगे हम कल। लेकिन आज हम बता देते हैं इससे लास्ट ही। यल्दौज क्या करता है? यल्दौज को क्या किया जाता है? यल्दौज गजनी का शासक बन जाता है। क्या? गजनी का जो क्षेत्र होता है, अफगानिस्तान का क्षेत्र, यल्दौज को दे दिया जाता है। किसको? यल्दौज को। कुम्बासा को क्या किया जाता है? सिंध और मुल्तान का क्षेत्र दिया जाता है। सिंध और मुल्तान का, मुल्तान भी क्या था अभी, जो मुल्तान तो वो पाकिस्तान का ही क्षेत्र है। और भारत का जो क्षेत्र है, भारतीय राज्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया जाता है। याद रखना, तीन गो इसके गुलाम थे और तीनों गुलाम, जब मोहम्मद गौरी मर जाता है तो 1206 ईस्वी में क्या करता है, 13वीं शताब्दी के शुरुआत में तीनों अपने आप को साम्राज्य का बंटवारा कर लेता है, जिसमें यल्दौज को मिलता है गजनी का साम्राज्य, कुम्बाचा को मिलता है सिंध और मुल्तान का साम्राज्य, और कुतुबुद्दीन को मिलता है भारत का जो भारतीय राज्य क्षेत्र है वो मिलता है। तो हमें यल्दौज और कुम्बाचा को भी नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको पढ़ना है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये मिलता है भारत का क्षेत्र, उस समय जो इसकी राजधानी होती है, राजधानी हुआ करता है ना, राजधानी जो था वो उस समय लाहौर था। क्या था? लाहौर ही राजधानी था। एक और बात बता दें, मोहम्मद गौरी का जो मरने के बाद उसका क्या होता है, दाह संस्कार जो भी होता है वो यहीं पे होता है। समाधि जो स्थल था वो लाहौर में ही था। लाहौर में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो भारत का जो उस समय मुस्लिम होता था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वेच्छा से प्रतिनिधि बनाने को कहा कि मोहम्मद गौरी की जगह पे आप शासन कीजिए, और ये स्वीकार करते हैं और आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और उस समय इसका राजधानी कहाँ रहता है? लाहौर में रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा कुछ
तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान जो होता है, दिल्ली की सल्तनत का शासक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसे नहीं माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है और इसका क्या क्या नीति था और किस तरीके से साम्राज्य विस्तार करने में उतना अहम रोल अदा नहीं किया था दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने में जितना और शासक किए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। इतना तो पता चल गया कि दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित होता है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कौन करता है, करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है, कहाँ से आता है, कैसे कैसे आना होता है, ये सब हम लोग जान गए ना स्टेप बाय स्टेप करके। तो कल हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट को एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।